नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से अपनी इस नई क्लास में आपके सामने भूगोल विषय से पाठ 3 जल संसाधन, जिसके अंदर हम आज लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, इससे पहले हमने आपको अभ्यास के प्रश्न, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर, बहुविकल्पीय प्रश्न, आज जो हम इस वीडियो में आपके सामने कराने जा रहे हैं, उसमें हम सबसे पहले आपको जो आपके प्रश्न पत्र यानी कि एग्जाम के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं, यानी जो हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोले जाते हैं, वे हम आज आपको कराने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है, भारत में जल के संरक्षण और जल के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। यहां पे ये कह रहा है कि जल का संरक्षण और जल का प्रबंधन क्यों जरूरी है। पहली बात कि जल एक नवीकरणीय योग्य और न समाप्त होने वाला संसाधन है। पहली बात, इसलिए अपने जल भंडारों और नवीकरण को देखते हुए यह सोच पाना कठिन है कि हमें जल के अभाव का सामना करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह हमें यह बताया जाता है कि नवीकरणीय और ना समाप्त होने वाला है, तो उस दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि जल कभी भी समाप्त नहीं होगा। लेकिन जल की कमी को हम कम वर्षा वाले सूखाग्रस्त क्षेत्रों के साथ साथ जोड़ते हैं। कई जगह हमने देखी है, जैसे राजस्थान के कुछ अर्ध शुष्क इलाके और शुष्क इलाकों में हमने देखा जल की अत्यधिक मात्रा बहुत ही कम होती है। जबकि सच्चाई ये है, क्या है सच्चाई, कि जल के अभाव के कारण जल का देश में जल का संरक्षण और उचित प्रबंधन करना बहुत ही आवश्यक है। अतिशोषण, उसका अविवेकपूर्ण उपयोग और विभिन्न सामाजिक समूहों की जल तक असमान पहुंच, इस स्थिति को देखते हुए, इसलिए यदि स्थिति पर नियंत्रण ना किया गया तो हमें भविष्य में भारी जल संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए भारत में जल के संरक्षण और प्रबंधन की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। भले ही जल नवीकरणीय है या फिर न समाप्त होने वाला है, लेकिन कुछ इलाकों को देखते हुए, कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्र, कुछ सूखाग्रस्त क्षेत्रों को देखते हुए हमें यह देखना है कि जल का संरक्षण क्यों जरूरी है। क्योंकि कई हमारे भारत के अंदर इलाके हैं जिनका संरक्षण, जिनके वहां पर पानी बहुत ही कम पाया जाता है। अब प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं कि अलवणीय जल, एक होता है लवणीय जल, लवणीय जल पाया जाता है महासागरों में, सागरों में। ये कह रहा है अलवणीय जल संसाधन का अधिक शोषण किस प्रकार हो रहा है। हम आपको 1 बाय 1 कई स्टेपों में बताएंगे कि जो अलवणीय जल है यानी कि पीने योग्य जल है, उसका अति शोषण किस प्रकार हो रहा है। पहला कारण है औद्योगिकरण के कारण। किसके कारण? औद्योगिकरण के कारण। उद्योगों की बढ़ती संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और अधिक ऊर्जा भी जल विद्युत से ही प्राप्त होती है। पहली चीज आपको पता चल गई होगी कि औद्योगिकरण के कारण किस तरह जल का अधिक शोषण होता है। दूसरी बात, बढ़ती हुई जनसंख्या। और एक और बात बताऊं, जो वर्तमान भारत है उसमें विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से ही प्राप्त किया जाता है। दूसरा कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या, कि शहरों की बढ़ती संख्या और जो शहरी जीवन शैली है उसके कारण केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि शहरीकरण होता है, वहां पे जल की रिक्वायरमेंट और ऊर्जा की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा होती है, बल्कि इससे संबंधित समस्याएं भी गहरी हुई है। शहरी आवास में हर कॉलोनी में जल आपूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं।
इससे पानी का बहुत ही अधिक शोषण होता है। देखिए, औद्योगिकरण और दूसरा आपका जनसंख्या, ये जल के शोषण का सबसे बड़ा दोनों कारण होती है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, कि बांध क्या होता है और इसका वर्गीकरण कीजिए। कि बांध किस तरह, मैंने बताया था कम ऊंचाई के, अधिक ऊंचाई के, इस तरह बांधों को कई वर्गों में बांटा गया है। देखिए, बांध जो होते हैं बहते जल को रोकने, उसको दिशा देने और बहाव को कम करने के लिए खड़ी की गई बांध या खड़ी की गई बाधा होती है। आमतौर पर जलाशय, झील या जल भरण बनाती है। और बांध वास्तव में एक जलाशय होता है, न कि कोई संरचना। कहने का मतलब ये है, बांध जो बहते हुए जल को रोकने के लिए या उसकी दिशा देने के लिए या बहाव को कम करने के लिए एक बाधा बनाई जाती है, यानी कि एक रुकावट बनाई जाती है, उसे हम बांध कहते हैं। बांधों का वर्गीकरण उसकी संरचना और उसकी ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। देखिए, संरचना के अनुसार बांधों का वर्गीकरण होता है लकड़ी के बांध, तटबंध बांध और पक्का बांध। और ऊंचाई के अनुसार यदि हम बात करें तो बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध, जिनको हम नीचे बांध भी कहते हैं, मध्यम बांध और उच्च बांधों में इनका वर्गीकरण किया गया है। अब ये कह रहा है बड़े बांध विभिन्न समुदायों और राज्यों के बीच विवाद का कारण बनते हैं। उदाहरण दीजिए। देखिए कि बड़े जो बांध बनाई जाती है वे समुदायों के अंदर और राज्यों के बीच विवाद का कारण होते हैं। कैसे होती है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि बड़े बांध विभिन्न समुदायों और राज्यों के बीच विवाद को जन्म देते हैं। इसका कारण यह है कि सभी समुदाय और राज्य एक ही जल संसाधन से अपने तरीके से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। उदाहरण की बात करें, गुजरात में साबरमती से शहरी क्षेत्र को जल आपूर्ति कराई जाती है और इसी से साबरमती द्रोणी के किसान दंगे पर उतारू हो गए, क्योंकि किसानों को भी उसी साबरमती द्रोणी से यानी कि नदी से अपने खेतों के लिए, सिंचाई के लिए जल की जरूरत होती है। और विभिन्न राज्यों के बीच किसी परियोजना पर होने वाले खर्च और उससे प्राप्त होने वाली सुविधाओं को लेकर भी बड़े बड़े झगड़े होते हैं। उदाहरण की बात करें, कृष्णा गोदावरी नदी के बारे में भी विभिन्न राज्यों में आपसी झगड़ा चल रहा है। देखिए, जो ये कृष्णा और गोदावरी नदी है, कृष्णा गोदावरी विवाद का आरंभ महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना नदी पर जल विद्युत परियोजना के लिए जो बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन करने पर कर्नाटका और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताने से हुआ। क्या कह रहा है कि कृष्णा गोदावरी विवाद जो है, शुरू में महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना नदी पर उन्होंने जल विद्युत परियोजना बनाई है। जल विद्युत परियोजना को कंप्लीट करने के लिए बांध बनाया है और उस बांध की दिशा परिवर्तन करने पर कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने अपनी विवाद या उन्होंने अपनी आपत्ति जताई। इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और इससे यहां की कृषि और उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो ये कृष्णा गोदावरी विवाद है। प्रश्न नंबर 5 देखिए कि प्राचीन भारत की कुछ जल संरचनाओं का वर्णन करना है। कि भारत में प्राचीन काल में बनी कुछ महत्वपूर्ण जल संरचनाएं, उनका वर्णन इस प्रकार है। देखिए, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में इलाहाबाद के समीप श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने समय में बड़े स्तर पर बांध, झील, सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया। और ऐसे ही कलिंग
कलिंग उड़ीसा का नाम हुआ करता था मौर्य साम्राज्य के टाइम पर। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, वेन्यूर कर्नाटका, कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्तम सिंचाई तंत्र के प्रमाण भी मिले हैं। भोपाल झील 11वीं सदी में बनाई गई थी, जो अपने समय की कृत्रिम झीलों में से एक है, यानी कि मानव निर्मित झीलों में से एक है। और इल्तुतमिश ने 14वीं शताब्दी में दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास बनवाया, और यह एक तालाब है। हौज खास आज आप देखते होंगे, हौज खास मेट्रो स्टेशन भी है। तो ध्यान देना, ये इल्तुतमिश द्वारा बसाया गया शहर था, और इल्तुतमिश ने यहां पे जल संरचना का एक उदाहरण दिया था। प्रश्न नंबर 6 में देखिए, भारत में जल के अभाव के 3 कारण बताने हैं। पहला, अभी अभी मैंने बताया था, अधिक जनसंख्या। जहां पे अधिक जनसंख्या होगी, पानी की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और जल का अभाव होगा। दूसरा है वर्षा की कमी, कि जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहां पे जल का अभाव रहता है, और कई बार मानसूनी वर्षा भी कम मात्रा में होती है, तो यहां जल का अभाव का कारण बन जाती है वो। तीसरा है जल का प्रदूषण। मानव के जो क्रियाकलाप है और उनकी जो सूझबूझ की कमी है, उसके कारण नदियों का पानी प्रदूषित हो रहा है, इससे भी जल का अभाव होता है। पता चल गया होगा, 3 कारण मैंने बताए हैं, अधिक जनसंख्या, वर्षा की कमी और जल का प्रदूषण। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की, कि वर्षा जल संग्रहण की बढ़ती लोकप्रियता का उदाहरण सहित वर्णन करना है। देखिए, वर्षा जल संग्रहण को हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसकी लोकप्रियता बढ़ने से जो बात हो रही है, कई उदाहरणों समेत हमें बताना है कि भारत के जो कुछ ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें वर्षा जल संग्रहण की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और जल का संग्रहण यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटका में मैसूर जिले में एक सुदूर गांव गंडाथुर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु छत पर वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है, और इस गांव में लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है। यहां पे आपको पता चल गया होगा, कर्नाटका राज्य के मैसूर जिले में गंडाथुर एक गांव है, जिसमें 200 से अधिक घर ऐसे हैं जिन्होंने वर्षा जल संग्रहण अपनी छत से एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट कर रखी है जहां पे वर्षा के जल को आसानी से संग्रहित किया जा सकता है। इस गांव को अपने वर्षा जल संग्रहण के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। इस गांव में लगभग 1000 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, और इस वर्षा का 80% भाग संग्रहण कर लिया जाता है, और इस प्रकार यहां गांव प्रतिवर्ष 50,000 लीटर वर्षा का जल उपयोग करता है। और इससे पता लगता है कि भारत में वर्षा जल संग्रहण कितना लोकप्रिय है। अब यहां पे ये प्रश्न नंबर 8 है कि मानव जीवन में जल का महत्व बताना है। आपको पता है कि जल मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता होती है, और मानव जीवन में जल के महत्व को निम्नलिखित बातों द्वारा समझाया गया है। कैसे? मानव, जीव जंतु और वनस्पति के अस्तित्व के लिए जल बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। घरेलू कार्य जैसे कि खाना बनाना, कपड़े धोना, नहाना, पीना आदि के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। पॉइंट नंबर 3 देखिए, कृषि के लिए, उद्योगों के लिए जल का होना अति अनिवार्य है, और जल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, और जल बढ़ती हुई गंदगी और अपशिष्ट पदार्थों को बहा कर ले जाता है। तो जल मानव जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों की बात करते हैं कि पृथ्वी पर जल के वितरण पर संक्षिप्त नोट लिखते हुए भारत में इसकी स्थिति की व्याख्या करनी है कि जल का पृथ्वी पर कितना वितरण है? 3/4 भाग पर जल है, और पृथ्वी पर उपलब्ध जल के कुल आयतन का 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है। पृथ्वी के कुल जल का केवल 2.5% जल
अलवणीय है, यानी कि पीने योग्य है। इस अलवणीय जल का 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और हिम नदियों के रूप में मिलता है। केवल इसका 30%, कहने का मतलब है 2.5% का भी तीसरा हिस्सा पृथ्वी की सतह पर नदी, झीलों और झरनों में पाया जाता है। तो भारत के में जल की स्थिति की बात करें तो भारत विश्व के कुल वर्षण का 4% भाग प्राप्त करता है और प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता की दृष्टि से भारत विश्व में 133वें स्थान पर है। और भारत में कुल नवीकरण योग्य जल संसाधन 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष अनुमानित है। और ऐसा यह भी अनुमान लगाया जाता है कि 2025 तक भारत का एक बड़ा भाग विश्व के अन्य देशों की भांति जल की अत्यधिक कमी महसूस करेगा। यह ध्यान देने वाली बात है कि 2025 में भारत के कुछ ऐसे इलाके होंगे जहां पे जल की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो जाएगी, कमी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 2 में देखिए कि वर्षा जल संग्रहण का महत्व बताते हुए इस बात का भी वर्णन करो कि प्राचीन काल में लोग इस बात के प्रति जागरूक थे। देखिए, वर्षा जल संग्रहण पर्यावरण और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से बहुत ही लाभकारी है। यह बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विकल्प है। प्राचीन काल में वर्षा जल संग्रहण, आपको पता होगा प्राचीन काल में जो लोगों को वर्षा जल संग्रहण पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान था, इसलिए प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते हैं। उस काल में लोगों ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अपनी जल आवश्यकता के लिए वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संरक्षण के अनेक तरीकों को अपना रखा था। ये तरीके क्या है? जैसे पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं गुल यानी कि कुल बनाई थी। इन्हें नदी की धारा को बदलकर सिंचाई के लिए बनाया गया था। दूसरा, पीने के पानी के लिए छत पर गिरने वाले वर्षा जल को इकट्ठा किया जाता था। तीसरा, बंगाल में अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ के पानी को ले जाने वाली नालियां बनाई जाती थी। और शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल इकट्ठा करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित यानी कि सिंचाई की जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। और राजस्थान के जैसलमेर जिले में खादीन और अन्य क्षेत्रों में बने जोड़ इसके उदाहरण हैं। खादीन और जोड़। प्रश्न नंबर 3 पे चलिए। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में बने टांके का वर्णन करना है। देखिए, राजस्थान के बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने के पानी इकट्ठे करने के लिए भूमिगत टैंक टांका हुआ करता था। और टांका यहां सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न अंग होता था। इसके मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। टांके के आकार की बात करें तो एक कमरे के आकार का या उसके बराबर होता था। और फलौदी जैसे शहर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टांका होता था। और जल इकट्ठा करने की तकनीक व्यवस्था कैसे होती थी? यह टांका घर के आंगन या मुख्य घर में बनाया जाता था। और टांका घरों की डलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़ा हुआ होता था। और छत से वर्षा का जल इन नलों से होकर भूमिगत टैंक में यानी कि टांके तक पहुंचता था, जहां इसे इकट्ठा किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत को और पाइपों को साफ करने के लिए प्रयोग होता था और इस जल को संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा के जल को इस टांके में संग्रहित किया जाता था। टांके में जल का संग्रहण अगले वर्ष होने वाली वर्षा तक संग्रहित किया जाता था, क्योंकि यह जल शुष्क ऋतु में प्रयोग किया जाता था।
जब सूखा पड़ता था और वर्षा जल को पालर जल के नाम से पुकारा जाता था और इस जल को बहुत ही शुद्ध माना जाता था। यदि हम बात करें टांके का अन्य उपयोग, तो टांके का अन्य उपयोग घरों में टांकों के साथ साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते थे। क्यों भाई? क्योंकि छत का इन स्रोत इन कमरों को ठंडा रखा जाता था। देखिए, जो वर्षा का जल टांके के बराबर में कमरा बना दिया जाता था जिससे कि वो कमरा ठंडा रहता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में राहत मिलती थी। और ये दुख की बात है कि आज राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से प्राप्त 12मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। फिर भी कुछ घरों में आज भी टांके का रिवाज है और उन्हें नल के पानी का स्वाद अच्छा नहीं लगता, वो इसी का उपयोग करती है। अब प्रश्न नंबर 4 पे आइए। वो कह रहा बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? पता आपको, जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। और आजकल इनका किन कारणों से विरोध किया जा रहा है? उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते, वो कह रहा है कि मंदिर क्यों कहा जाता था, किसने कहा था और आजकल इनका विरोध क्यों किया जा रहा है? तो मैंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था और यह मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था बहुत विकास करेगी। और पिछले कुछ वर्षों में ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बड़े बांध कई कारणों से विरोध में के विषय बन गए हैं। इनके कारण निम्नलिखित है। देखिए, नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव रुक जाता है। इसके कारण तलछट बहाव में कमी आ जाती है, क्योंकि नीचे गाद जमनी स्टार्ट हो जाती है और ये तलछट जलाशय की तली में जमा रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और इस चट्टानी जल में जलीय जीवों के लिए भोजन की कमी हो जाती है। दूसरा कारण, बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बांध नए सामाजिक आंदोलन जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। और इन परियोजनाओं का विरोध इसलिए भी किया जा रहा है कि इन्होंने स्थानीय लोगों के आवास, आजीविका और कुछ अन्य संसाधनों को छीन लिया है। पॉइंट नंबर 4 में देखिए, ये परियोजनाएं बाढ़ रोकने जैसे अपने उद्देश्यों की भी पूर्ति करने में असफल रही है। अधिक वर्षा आने पर इन्हीं द्वारा छोड़ा गया जल भयानक बाढ़ का कारण बन जाता है और बहुउद्देशीय योजनाएं भूकंप का कारण भी होती है और बांध के जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वालों के बीच संघर्ष का कारण भी बनते हैं और बड़े बांध विभिन्न राज्यों के बीच विवाद का भी कारण बनते हैं, जैसे कि कृष्णा गोदावरी परियोजना है, वहां पर भी ऐसे ही हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की और इसके आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है और पहला प्रश्न क्या है कि पृथ्वी का कितना धरातल जल से ढका हुआ है? 3/4 हमने पढ़ा था कि पृथ्वी का 3/4 भाग जो है जल से घिरा हुआ था। 2025 तक कितने करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे? लगभग 20 करोड़। कितने? लगभग 20 करोड़ लोग जो है क्या जल की नितांत कमी को झेलेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में कि विश्व के जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो 96.5% भाग। और विश्व के कुल जल का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? केवल 2.5% भाग। समझ में आया? 2.5% भाग जो है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में कि भारत विश्व की कुल दृष्टि का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? केवल 4%। केवल 4%। और प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का 133वां स्थान है। हम जब आपको पढ़ा रहे थे इस लेसन को तो 1 बाय 1 यहां पे क्वेश्चनों के आंसर बीच बीच में आ रहे थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 कि विश्व में अलवणीय जल का लाभ 70% जल कहां मिलता है? 70% जल अंटार्कटिका में,
ग्रीनलैंड में, पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादर के रूप में। इसके बाद विश्व में अम्लनीय जल का 30% पाया जाता है, वो पाया जाता है भौम्य जल के रूप में, भूमि के जल के रूप में, भौम्य जल। भारत में कुल विद्युत का कितना प्रतिशत जल विद्युत से प्राप्त होता है? 22%। ये भी हम पढ़ाते हुए बता रहे थे। और भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? सतलुज नदी पर। सतलुज नदी जो है, ये भाखड़ा नांगल डैम जो है पंजाब में बना हुआ है। जल प्रदूषित है औद्योगिक अपशिष्टों के कारण भी, कीटनाशकों के कारण भी और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के कारण, इसलिए सभी ऑप्शन इसके ठीक है। प्रश्न नंबर 12 में देखिए, किस राजा के समय में वृत्त स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 322 BC में भोपाल झील बनाई गई थी 11वीं शताब्दी में। भोपाल झील जो है 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। और बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कौन बताते थे? जवाहरलाल नेहरू जी बताते थे कि बांध जो है आधुनिक भारत के मंदिर होंगे। और हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। किस पर है? महानदी पर। किस राज्य में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ की जल वाहिकाएं बनाते हैं? मैंने बताया था पश्चिम बंगाल में। बंगाल में जल की वाहिकाएं बनाते हैं और वहां पे सिंचाई करते हैं। प्रश्न नंबर 17 में देखिए कि राजस्थान के किस जिले में खादीन संरक्षित जल के लिए उपयोग किया जाता था? जैसलमेर। जैसलमेर जो जिला है उसके अंदर। और सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है और ये गुजरात राज्य में है। इसके बाद देखिए आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो भी कंप्लीट हुए। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।